साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों क्या बिहार में कोई चमत्कार होने जा रहा है दोस्तों? क्या होगा? किसकी बहार आने वाली है या किसी का सफाया होगा? क्या लड़ाई दो गुटों में है या त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है बिहार में? और केंद्र में जो जो कानून आ रहे हैं दोस्तों, और जो SIR का तुतुम्बा है बिहार में, उसका कितना असर है? और इधर लगातार दो यात्राएं बिहार में गांव गांव जा रही है। एक यात्रा पहले निकाल रहे थे, बदलाव यात्रा, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और दूसरा महागठबंधन की अगुवाई में जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, स्टार लीडर कांग्रेस के, तेजस्वी हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। पहले दिन तो लालू यादव भी मौजूद थे, दीपंकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश सहनी साथ में हैं। बिहार विधानसभा में LOP हैं जो शकील खान साहब, वो हैं, कई लीडर साथ साथ में हैं। और जो भीड़ उमड़ रही है, हालांकि भीड़ उधर भी उमड़ रही, भाजपा की क्या तैयारी है? नीतीश कुमार कहां खामोश हैं? मुखर कौन है जदयू में? RJD की क्या रणनीति है? या ये त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है, इसमें भूमिका क्या होगी? क्या चिराग पासवान वाली भूमिका होगी प्रशांत किशोर की, या कुछ और कमाल करेंगे? साथियों, आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार पर अच्छी पकड़ है, नब्ज को समझते हैं, बिटवीन द लाइन चीज़ों को तलाशने की कोशिश करते हैं। मुस्तकीम आलम साहब लगातार कई सालों से उर्दू अखबारों में रहे, बहैसियत एडिटर भी रहे, और एडिटर पोस्ट नाम से एक मैगजीन हिंदी की निकालते हैं, अच्छी मैगजीन है, पढ़ा कीजिए। फारसी की एक कहावत है दोस्तों कि एक लिफाफा है मेरे सामने, तर्जुमा बता रहा हूं, अब बिन छुए ही खोलने की बात है। लेकिन यहां हम छुएंगे भी सब्जेक्ट को, और बुलंदी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं मुस्तकीम भाई, वो अपनी बात को रखेंगे। तो हम सीधे उनका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल दागते हैं दोस्तों कि सीधे सीधे मुस्तकीम भाई कि बिहार में क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले GT रोड के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी कि आप हमारी बातों को बहुत ही गौर से सुन पा रहे हैं। देखिए, शहरोज कमर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो सवाल वो कर पा रहे हैं उसका बहुत ही सीधे तौर पर जवाब देना मुश्किल है। मैं कल ही बिहार से आया हूँ जी, और राहुल गांधी की सभा में मैं शामिल था। क्या कि गवलबिघा मोड़ पर जी राहुल गांधी की सभा थी जी, और जब भी जैसे ही राहुल गांधी बोलने को शुरू हुए जी बहुत ज़बरदस्त बारिश आई। लेकिन सबसे कमाल की बात ये रही कि ना तो श्रोता हटे और नहीं वक्ता। राहुल गांधी जब तक बोलते रहे पूरी भीड़ जमी रही। मतलब साफ है कि पूरे बिहार में राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए बेकरार हैं, तैयार हैं। और संभव ये भी है कि बिहार की राजनीति का परिदृश्य बदल भी सकता है। अभी बिहार की राजनीति के बारे में कोई भी बहुत ही साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं कह सकता, चूँकि वहाँ एक साथ कई यात्राएं चल रही हैं, कई राजनीति के कोण बनाए जा रहे हैं, और अभी समीकरण काफ़ी बदलेंगे। जब टिकट का बंटवारा होगा जी, तो हम समझते हैं कि अभी जो सब कुछ बिल्कुल समतल देख रहे हैं, पानी में एक ठहराव देख रहे हैं, हम समझते हैं कि टिकट बंटवारे के बाद उसमें कंपन आना लाजमी है। और किसमें कंपन आएगा, NDA में या महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में बहुत संभावनाएं नहीं है कंपन आने की जी। इसकी वजह यह है जी कि पहले से ही बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और सीटों पर कहीं मतभेद होने को नहीं है। चूँकि हमको लगता है कि कांग्रेस, RJD, भाकपा माले या वामपंथी पार्टियां और
थोड़ा वीआईपी मुकेश वीआईपी जो सैनी जुड़ी है, जी, और वो और पशुपतिनाथ पारस वाली पार्टी, नाराज AGP, पार्टी भी, जी तो ये सब मिलके भी एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। जी और यहाँ बहुत चुनाव के पहले कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने जा रहा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकता। इसमें कितनी सच्चाई मुस्तकीम भाई कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब 70-80 सीटों पर नहीं लड़ेगी, वो 50 के अंदर ही लड़ेगी, और उसकी प्लानिंग है कि ऐसी सीट पर लड़ा जाए जहाँ से हम जीत सकते हैं, जहाँ जीत की संभावना हो, ताकि पूरी ताकत झोंक दी जाए। देखिए पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत सीटें दी गई, लेकिन अंततः नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, और आंकड़े 19 पर वो सिमट गए, जी, जबकि माले को कम सीटें दी गई। बहुत अच्छा लेकिन माले स्ट्राइक का रेट रहा, प्रदर्शन बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा। हम समझते हैं कि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। वैसे ही सीटों पर वो लड़े जहां जीत सुनिश्चित हो, जहां जीत की गारंटी हो, ताकि आने वाले दिनों में वहां की जो सरकार बनने की संभावनाएं बनती हैं उसको वो ताकत दे सके। देखिए आप बिहार में थे, गया में आपने भीड़ भी देखी, और आप बड़ा मॉनिटरिंग करते रहते हैं चीज़ों को। प्रशांत किशोर को भी यात्रा चल रही है, और एक ही यात्रा चल रही है, तो भीड़ को देखकर क्या लग रहा है, रुझान क्या दिखता है आपको? देखिए कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात ये है जी, आरजेडी कांग्रेस जो महागठबंधन है, जी भीड़ स्वतः आ रही है और बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। जी, प्रशांत किशोर जी के साथ भी भीड़ है, लेकिन उनकी भीड़ में जो लोग शामिल हैं हमको लगता है कि बहुत उम्मीदें पैदा नहीं कर पा रही हैं वो। अच्छा, और प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने कई सरकारें बनाई। अब उनके लिए इम्तहान की घड़ी है कि जब वो खुद नेतृत्वकारी टीम के अगुवा हैं, नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो वो क्या सरकार बदलने में भले ही सक्षम न हो, क्या सरकार का जाविया वो बदल सकते हैं? क्या उसमें उनके आने वाले दिनों में सरकार में कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ये किसी गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन और सभी सीटों पर खड़े होंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर प्रशांत किशोर ने, उनकी पार्टी ने 10 से ऊपर जहां सीटें लाई जी, तो मान कर चले कि वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, चूँकि प्रशांत किशोर को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अभी चूँकि भले ही वो असेंबली के उपचुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उनका प्रदर्शन भी बहुत निराशाजनक नहीं था। वोटों की अगर हम संख्या पर देखें तो बहुत तसव्वुर बख्श। और एक चीज़ और है मुस्तकीम भाई, कि लोग कहते हैं कि मोदी भी जो जीते हैं सोशल साइट के बूते, सोशल मंचों के बूते, है ना, और ये केजरीवाल ने भी जो चुनाव जीता या टीके जब तक रहे, ये फेसबुक व्हाट्सअप इन सब के बूते, तो ये पक्ष तो बड़ा मजबूत है उनका। पर डे 5 मिलियन लोग उनको सुनते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है, चूँकि वो रणनीतिकार रहे हैं जी, बड़ी पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं, कई क्षेत्रीय सशक्त पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं, तो उनको मालूम है, ट्रेंड तो करते हैं, उनको मालूम है कि हवा कैसे बनेगी, फिजा कैसे बदलेगी, उन्हें सब कुछ पता है। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे किसी से भी कम नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि रोज ट्रेंड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिहार में के मामले में राहुल गांधी भी सोशल मीडिया अभी ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत भारी है, आगे बहुत चल भारी रहे है हैं। अभी। हाँ, और हम समझते हैं कि इसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार महागठबंधन की बनती है या नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर होना बिल्कुल संभावित है एनडीए के लिए। क्योंकि आप गया से आए, आप अभी सभा भी देखा, और गया से सांसद हैं, ये उनका भी असर कहा जाता है, जीतन राम मांझी का। बिल्कुल, देखिए तो मांझी जी गया में क्या, मगध में क्या दिखता है आपको? देखिए मांझी जी का तो असर है, लेकिन हमको लगता है कि वो गया के कुछ सीमित सीटों पर जहां वो खुद लड़ते हैं, अच्छा, वो उनके पक्ष में जाना तय है। इमामगंज है या बोध गया है, ये सब बाराचट्टी है, बाराचट्टी है, वो जीत सकते हैं, और भी हल्का है, मखदूमपुर वगैरह है। अच्छा, इन सीटों पे उनका प्रभाव रहेगा। अच्छा, लेकिन वो अपनी वोटों को कितना कन्वर्ट करा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं वो, क्या वो 5-6 सीटों पर संतुष्ट हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर 5-6 सीटें ही मिलने जा रहा है उनको, अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, मांझी जी के साथ मुस्लिम तबका भी रहा है, जुड़ा रहा है,
लेकिन जब से वो एनडीए में गए, और इधर एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ उनके साहबजादे का, बेटे का, जिसे वो कह रहे हैं कि मैं तो बचपन से ही संघ से जुड़ा रहा हूँ, एबीवीपी से जुड़ा रहा, मैं शाखा में भी जाता रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो मुस्लिम उनके साथ जुड़ा था, या जो सेकुलर मिजाज के लोग उनके साथ जुड़े थे, ओबीसी वर्ग के भी, तो क्या वो छिटकेंगे या चिपके रहेंगे बतौर वोटर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से हम पार्टी वजूद में आई जी, और जब स्वतंत्र रूप से वो इलेक्शन लड़े किसी भी पार्टी के गठबंधन के साथ जी, तो वो एक गलती शुरू से करते हैं, किसी भी मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया। वो तो अपने परिवार को ही देते हैं, परिवार से अलग कहाँ देते हैं? परिवार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, एक दो सीट जहाँ पे फॉरवर्ड जाति के लोग, समधी तक को देते, समधी तक को टिकट। तो हमको लगता है कि मुसलमान मानसिक रूप से उनसे कहीं जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा चूँकि मांझी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी जी, तभी मुसलमान के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। अब जबकि उनका बेटा सुमन, मैं हाँ, को सुमन की बात कर रहा हूँ। मैं जी। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ। हमारे करीबी रहे हैं, जी। जब मैं उनके बहुत नज़दीकी था जी। तो वो कभी भी उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वो संघ से जुड़े रहे। मुस्तकीम भाई, आप मगध से घूम कर आए, आपका एक सर्वे भी होगा अपना, आप घूमते, आपकी एक अपनी दृष्टि है, अपनी नज़र है, तो आपको क्या सिनेरियो लग रहा है? खास करके मुझे SIR वाला मामला भी मुद्दा, उसी के लिए जगह जगह वो भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, SIR का मामला जो है बहुत ही आंदोलित कर रहा है लोगों को जी, और ये कोई आधारहीन मामला नहीं उठाया गया जी, इस मामले के पीछे कुछ तर्कों को देखें तो ऐसा लगता है कि गड़बड़ियाँ जानबूझकर की गई हैं। अब एक घर से मोतिहारी में 134 वोटर होना एक घर से संदिग्ध पैदा होता, संदेह संदेह पैदा पैदा करता करता है। है। क्योंकि एक घर में 134 लोग कैसे रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है जी, कि उस घर में हर जाति के लोग हैं, गजब है, पासवान भी हैं, यादव भी हैं और मुस्लिम भी हैं। गजब हो गया, पूरा भारत है एक घर। जी, तो ऐसा हमने आज तक कोई घर नहीं देखा कि एक घर में इतने लोग, इतनी जातियों के और विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हो। तो कहीं न कहीं लगा कि ये बहुत ही हड़बड़ी में योजना बनाई गई है। ये छू रहा है लोगों को, राहुल कह रहे हैं, तेजस्वी बिल्कुल कह छू रहे रहा हैं। है। अब देखिए कि अभी योगेंद्र यादव ने जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जी, मृत लोगों को हाजिर कर दिया। राहुल गांधी ने भी मृत लोगों के साथ चाय पी। ये तो बड़ा शर्मनाक मुद्दा है चुनाव आयोग के लिए। अभी बिहार या कहीं और किसी वैसे ही जिसका कट गया नाम, उसको भी मंच पर बुला लिया था अपनी गाड़ी में राहुल ने। हाँ, ऐसा क्या है। और हम समझते हैं कि ये SIR का जो मामला है या अभी जो वोटों की जो फहरिस्त बन रही है, सूची बन रही है, तो हमको लगता है कि ये कई बार कई राज्यों में ये काम किया गया है। अब जैसे महाराष्ट्र का जो मामला आया कि अंतिम घंटे में 75 लाख वोटर बढ़ गए, जबकि नहीं, लेकिन वो मामला तो आपको है, ध्यान आपका रहा कि नहीं, जो CSDS के डायरेक्टर हैं संजय कुमार, उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए, अपोलॉजी की, सॉरी किया जो उन्होंने। करे वो, मेरी बात समझ लीजिए। हाँ, ये जो मामला लोगों के पास चला गया, नरेशन जो सेट हो गया, सेट हो गया। अब किसके दबाव में किया उन्होंने, क्यों किया ये, और पहले क्यों किया था ऐसा? ये तो सवाल उन पर भी उठेगा जी, जी। कि जब ये बात सही नहीं थी तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों पोस्ट आपने किया। और हमको लगता है कि चुनाव आयोग को बात को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अंतिम घंटों में इतनी वोटिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो ये बहुत ही अचंभे वाली बात है, क्योंकि अंतिम वोट 3 घंटे अंतिम जो होते हैं बहुत स्लो हो जाता है मतदान। यानी कि बिहार के वोटर्स के मन में ये चीज़ें हैं, बैठ गई। बिल्कुल, कि यहाँ किसी न किसी जो है मतलब इसी तरह की योजना जो है वो लागू किया जाएगा। अब बहुत सारे, जैसे 22 लाख लोगों को मृत बता देना, 35 लाख लोगों को पलायन करके चला जाना, तो हम समझते हैं कि अगर कुछ जांच पड़ताल करके कोई मुद्दा आ रहा तो उस पर चुनाव आयोग को शपथ पत्र नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उस मुद्दों को अच्छा, जांचना मान लीजिए कि आज ही वोटिंग हो जाए, मान लीजिए इस हफ्ते हो जाए वोटिंग, तो किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? आप अभी आए हैं इसीलिए पूछ। देखिए, हम एक बात बता दें कि मैंने कई गैर मुस्लिम अपने दोस्तों से, हिंदू दोस्तों से बात की, तो हमने बात किया तो बोला कि नहीं, भाजपा किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि भाजपा में जो है आधार भाजपा ने खो दिया है। अच्छा, कल मोदी जी आ रहे हैं हाँ, गया में, जी, तो उनकी चुनावी सभाएं से शुरुआत होने जा रही है। जी। तो हम
जब गैर मुस्लिमों से हमने पूछा, अपने हिंदू मित्रों से जब पूछा, तो वो इस बात को एकदम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भाजपा किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन नहीं, ये जो आप बात करें कि हिंदुओं से, अरे हिंदू तो दूसरी पार्टी के भी वोटर है ना, जरूरी नहीं कि भाजपा के वोटर हो। नहीं, किसी का हो, लेकिन आरजेडी के भी वोटर हैं, लेफ्ट के भी वोटर हैं, हम के भी वोटर हैं, सब नहीं, वोटर जैसे हम उन लोगों को बात कर रहे हैं जिन लोगों ने पिछले भाजपा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, उन लोगों ने ये बात कहा। और लेकिन मुसलमान इस बात के लिए आशान्वित बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता में आएगी। अच्छा, इस मामले में वो क्लियर है। अच्छा, कि ये जो मैंडेट है वो भाजपा को मिलेगा। अब उस मैंडेट के पीछे कहानी कुछ भी हो, अच्छा, इस बात कोई से भी खेल हो, मतलब कोई भी खेल हो। अच्छा, क्योंकि देखिए अभी बहुत बड़ी बात, जैसे बनारस के चुनाव में भी मामला आया कि बीच में काउंटिंग को रोक दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जो है, तो अजय राय ने आरोप लगाया, कई राउंड हो, तो हमने खुद काउंटिंग लाइव प्रसारण में देख रहा था। तो बनारस का जो है मतगणना की रिपोर्ट को गायब कर दिया गया था 4 घंटे तक। उसके बाद फिर मतलब आपका कहना है ये सब जो नरेशन चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ, मतलब इसको विपक्ष भुना लेगा। और इस बात को राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है और समझा है, और लोगों के लिए माइंड सेट कर रहे हैं वो कि ऐसा संभावना हो सकता है, संभव हो सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। अच्छा, मान लिया कि एनडीए आ जाए सत्ता में, नीतीश तो नहीं रहना पता है, फिर कौन चेहरा हो सकता है भाजपा या एनडीए का? देखिए वहाँ अभी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो रवैया अपनाया है, जैसे कि जायसवाल साहब जो है, नहीं अभी हम बताएं, जैसे राजस्थान में, आपका छत्तीसगढ़ में, और नए लोग बिल्कुल ले आओ, और आपके मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा गया चौहान के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया और भारी बहुमत से वहाँ जीती। उसके बावजूद भी उनको बदलकर बिल्कुल नया चेहरा लाया गया। तो हम ये नहीं समझ रहे कि यहाँ सम्राट चौधरी वगैरह या कोई लोग होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका कहीं दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा लाया जाएगा मोहरा जिस पे सबका इत्तेफाक होगा, और चूँकि वैसे मोहरे को लोग पसंद करते हैं जिस पे अपना ग्रिप बनाने में संभावना आसानी हो, तो उस पर कोई ज़्यादा एतराज़ लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ भारी भरकम कोई नाम सामने आएगा तो उसका विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए भाजपा आजकल बहुत चालाकी करी कि अपना मुख्यमंत्री के चेहरा सामने नहीं ला रहा, पेश नहीं कर पा रहा है कहीं पे। तो हमको लगता है कि बहुत ही न्यू चेहरा हो सकता है। और जिस तरह से चुनाव लड़ने का घोषणा किया है चिराग पासवान असेंबली के, हालांकि वो पार्लियामेंट में जीते हुए हैं और उसके बावजूद भी लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं ये चुनाव जो है शंका पैदा कर रही है कि क्या चिराग पासवान भी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। और इसको खारिज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश के पैर तो से, मोदी जी का हनुमान कहते हैं खुद हाँ, नीतीश के पैरों से राजनीतिक से जमीन खींचने की जो बात हो रही है वो चिराग पासवान ही खींचेंगे। और इसको भली भाली भांति नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी। देखिए, आपने 2 युवा की बात की, तेजस्वी, चिराग, तीसरे युवा प्रशांत किशोर, थोड़ा हो सकता है बड़े हों उम्र में, तो वो फैक्टर बन रहे हैं। देखिए वो सीधे तौर पर तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे जी, चूँकि बिहार में ऐसा सिनेरियो है कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर जीत पाते हैं, 10 डबल अंकों में वो उनकी सीट आती है, तो बिहार की राजनीति की राह आसान नहीं होगी। वो तो खुल कर कह रहे हैं कि हाँ वोट कटवा, दोनों का वोट काटेंगे, आसान नहीं होगी। और हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा करने में सक्षम है, चूँकि उनका अपना अनुभव जो तजुर्बा है, हमको लगता है इसका फ़ायदा उनकी पार्टी को मिलेगा इस बार। और वो जो है टिकट भी बहुत खुले दिल से सबको दे रहे हैं जो जीतने वाले हैं, और उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं। तो हमको लगता है कि बहुत ही 2-3 फैक्टर है ना। देखिए, ये मुद्दा जो है बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा बुनियादी चीज़ है भाई, है ना। बच्चों को शिक्षा मिले, ये बड़ा सवाल है। रोजगार मिले, ये बड़ा सवाल है। तो इन सब चीज़ों को वो उठा रहे हैं और जनता तंग आ गई है धर्म जाति की राजनीति से। देखिए उनके सीधे सीधे अगर हम बयानों को देखते हैं, उनकी भाषणों को अगर हम समीक्षा करते हैं जी, तो वो एक बात तो तय है कि वो किसी भी धार्मिक कार्ड से परहेज कर रहे हैं। वो धर्म का कार्ड नहीं खेल पा रहे हैं, और उनको ये जाति का कार्ड और जाति का कार्ड खेल रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये बातें भी कुछ लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि
बिहार की राजनीति हो या कहीं की राजनीति हो, हर जगह धर्म और जात की गुलबंदी ध्रुवीकरण होता है, और वहाँ पर कोई ऐसा नेता जो इस ध्रुवीकरण के खिलाफ खड़ा है तो इसका फ़ायदा और लाभ उनको मिल सकता है। और सत्ता किसी की भी आए, अगर डबल अंकों में इनकी सीट आ गई तो बिना प्रशांत किशोर के वहाँ किसी की सरकार बनना संभव नहीं है, ये बात तय है। शुक्रिया मुस्तकीम भाई, बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे कहा मुस्तकीम साहब ने। जो तस्वीर खींची है दोस्तों बिहार का, तो बाहर तो आने वाली है, अब बिना नीतीश कुमार के बाहर आने वाली है। अब देखिए कौन चेहरा होगा, और बड़ा फैक्टर तो प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं। और क्या पता क्या परिवर्तन बड़ा ले आए अगर ये उनकी बदलाव यात्रा, तो आप कह नहीं सकते दोस्तों, या तो आ या पार वाली स्थिति होगी। चलिए इजाज़त दीजिए, लेकिन गुजारिश है जाने से पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथियों, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।